नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम तृतीय वर्ष कला अर्थात TYBA हिंदी सामान्य 3 इस विषय के अंतर्गत एक आत्मकथांश टुकड़े टुकड़े दास्तान का परिचय प्राप्त करेंगे। सृजन, संदर्भ और मैं इस पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत जो 8 आत्मकथांश दिए गए हैं, इन आत्मकथांश में से एक आत्मकथांश है टुकड़े टुकड़े दास्तान। इसके लेखक अमृतलाल नागर जी है। अब इस आत्मकथांश में अमृतलाल नागर जी ने अपने जीवन का परिचय दिया है। वैसे अन्य जो आत्मकथांश है, इन अन्य आत्मकथांशों में जो क्रमिक कथा है या क्रमिक लेखक या कवि का जीवन है वो हमें प्राप्त होता है, लेकिन टुकड़े टुकड़े दास्तान ये जो अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उनका आत्मपरक संग्रह माना जाता है। इस आत्मपरक संग्रह में उनके आत्मकथा या क्रमिक आत्मकथा नहीं है। मतलब जहाँ हम मेरा जीवन प्रेमचंद द्वारा लिखित या हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित क्या भूलूं क्या याद करूं या बाकी अन्य अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय द्वारा लिखित इनकी बात करते हैं, तो ये सभी क्रमिक आत्मकथा है। मतलब इन लेखकों ने अपने जीवन का अंकन क्रमबद्ध रूप से किया है या क्रमिक रूप से किया है। लेकिन ये जो टुकड़े टुकड़े दास्तान है यह क्रमिक आत्मकथा नहीं है, बल्कि अमृतलाल नागर जी ने समय समय पर अपने जीवन के बारे में कुछ लेख लिखे जिन्हें आत्मपरक लेख कहते हैं। अमृतलाल नागर जी ने अपने जीवन के संबंध में कुछ आत्मपरक लेख लिखे हैं। इन आत्मपरक लेखों का संग्रह बाद में टुकड़े टुकड़े दास्तान के नाम से किया गया है। मतलब एक बात यहाँ ध्यान में रखनी आवश्यक है कि टुकड़े टुकड़े दास्तान यह नागर जी की क्रमिक आत्मकथा नहीं है, तो यह उनके आत्मपरक लेखों का संग्रह है। और इस आत्मपरक लेखों के संग्रह में से एक लेख मैं लेखक कैसे बना, उसका शीर्षक है मैं लेखक कैसे बना। यह लेख हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत या हमें देखना है। अब इसके नाम से एक बात स्पष्ट है कि इसमें लेखक अमृतलाल नागर जी ने अपने लेखक बनने की प्रक्रिया या अपने लेखक बनने के कारणों पर प्रकाश डाला होगा। ये नाम से ही अपने आप स्वतः स्पष्ट हो जाता है और वही बात सच भी है, क्योंकि आगे जाकर इस पूरे लेख का अगर हम विचार करें, इस पूरे उनके वैचारिक लेख का अगर हम विचार करें, तो इसका मूल कथ्य, इसका मूल विषय अमृतलाल नागर जी लेखक क्यों बन गए, इसके कारणों पर विचार करना ही है। मतलब इसका मूल विषय, मूल कथ्य उनके कारण है कि जिन कारणों से अमृतलाल नागर जी लेखक बने हैं, उनके कारणों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न शुरुआत में उन्होंने किया है। अंत में केवल संक्षेप में थोड़े से अन्य मुद्दे हैं जो उन्होंने थोड़ा सा अपना एक प्रारंभिक संघर्ष 1-2 परिच्छेदों में दिया है, और फिर अंत में 1-2 परिच्छेदों में नवीन साहित्यकारों को अपने जीवन के आधार पर कुछ सलाह या कुछ उपदेश देने का काम अमृतलाल नागर जी करते हैं। तो एक एक मुद्दा देखते हैं। सबसे पहले उनके लेखक बनने के कारण। अब इस लेखक बनने के प्रत्यक्ष कारणों पर विचार करने से पहले उनसे संबंधित कुछ पृष्ठभूमि हमें देखनी है। तो अमृतलाल नागर जी, जैसे कि उनके जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं, एक संपन्न परिवार से है। अमृतलाल नागर जी एक संपन्न परिवार से है, और संपन्न परिवार से होने के कारण उनके पिता और उनके दादाजी ये चाहते थे कि नागर जी विलायत जाए, प्रारंभिक शिक्षा यहाँ प्राप्त करे, उसके बाद विलायत जाए और विलायत जाकर जज की पढ़ाई करे, अर्थात बैरिस्टर की पढ़ाई करे। इतना ही नहीं, जब भी घर में कोई अन्य लोग आते तो उनके दादाजी हमेशा उनसे यही कहते कि मेरा अमृत जज बनेगा। हमेशा अन्य लोगों से अमृत के जज बनने की बात उनके दादाजी करते हैं। इतना ही नहीं, जब उन्हें कभी आशीर्वाद देते हैं तब जज बनने का ही आशीर्वाद देते हैं। अब ये सारी पृष्ठभूमि में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उनका परिवार संपन्न है और दादाजी और पिताजी दोनों अमृतलाल नागर जी को, अर्थात हमारे लेखक को, जज बनवाना चाहते हैं। लेकिन
अमृतलाल जी जज नहीं बनते हैं, एक साहित्यकार या लेखक बन जाते हैं, तो ये सब कुछ कैसे हुआ? ये क्योंकि पिताजी दादाजी सब कुछ, और इतना ही नहीं ना, अमृतलाल जी भी शुरुआत में कहते हैं कि पिताजी और दादाजी की बातें सुन सुन के उनके मन में भी वही बात निर्माण हुई थी कि मुझे विलायत जाना है, बैरिस्टर की पढ़ाई करनी है, जज बनना है। मतलब वही बात उनके मन में एक घर कर गई थी, एक ऐसा अपना अलग स्थान निर्माण कर गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसे प्रसंग हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे अन्य घटक हैं जिनके कारण अमृतलाल नागर जी जज नहीं बने, बल्कि वे एक लेखक बने हैं। और इन्हीं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न यहाँ पर अमृतलाल जी ने किया है। शुरुआत में वे एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि अक्सर व्यक्ति पर उसके बचपन के और युवावस्था का जो वातावरण होता है उसका प्रभाव हमेशा पड़ता है, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं, हम जिस परिवेश में रहते हैं, उस परिवेश का कुछ न कुछ प्रभाव हम पर अक्सर होता है और उससे जीवन में हमारी बनने या बिगड़ने की दिशा निश्चित होती है। अगर वातावरण अच्छा हो तो हमारा जीवन बन जाता है, हम कुछ जीवन में बन सकते हैं। अगर वातावरण खराब हो, अगर परिवेश ठीक ना हो, आसपास के लोग ठीक ना हो, तो अनेक बार हम अच्छे से बिगड़ भी सकते हैं। इसलिए वातावरण बहुत ज़रूरी है और यही वातावरण या इसी वातावरण के संदर्भ में यहाँ पर अमृतलाल जी ने शुरुआत में सारा विवेचन किया है। उनका कहना है कि उनके जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति आए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसी बातें आई, कुछ ऐसे घटक आए जिनके कारण वे जज नहीं बने बल्कि एक लेखक बन गए हैं। और इन्हीं सभी कारणों की ओर हमें यहाँ पर दृष्टिक्षेप करना है। तो एक एक कारण देखते हैं। सबसे पहला कारण है कुछ पत्रिकाएं। अब जैसे कि हमने देखा उनका परिवार संपन्न परिवार था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनके पिताजी और दादाजी दोनों साहित्य में रुचि रखते थे, वो साहित्य को बड़ा पसंद करते थे और इसी कारण उनके घर में 3 पत्रिकाएं आती थी, जिसमें एक साप्ताहिक था और 2 मासिक थे। तो सरस्वती और गृहलक्ष्मी ये 2 मासिक पत्रिका, अब सरस्वती उस समय भारत की सर्वोच्च पत्रिका थी, तो ये सरस्वती पत्रिका और गृहलक्ष्मी पत्रिका, ये 2 पत्रिकाएं प्रति मास, क्योंकि ये मासिक पत्रिकाएं थी तो प्रति मास उनके घर में आती थी। इसके अलावा हिंदू पंच नाम का एक साप्ताहिक था जो भी प्रति सप्ताह उनके घर में आता था। उनके दादाजी पढ़ते थे, उनके पिताजी पढ़ते थे और जब उनका पढ़ना हो जाता तो ये भी पढ़ने की कोशिश करते। तब उस समय शायद उनकी उम्र उतनी नहीं थी कि ठीक से पढ़ पाए, लेकिन दादाजी और पिताजी का अनुकरण करते करते अपने आप पढ़ने की आदत, पढ़ने की लत उन्हें लग गई थी। मतलब उन पत्रिकाओं का भी कुछ मात्रा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हमें उन पर दिखाई देता ही है। दूसरा है, उनके घर के पड़ोस में पंडित शिवनाथ शर्मा जी रहते थे। इनके घर में भी कुछ पत्रिकाएं आती थी और अमृतलाल नागर जी के पिताजी और शिवनाथ शर्मा के काफ़ी अच्छे संबंध थे। मतलब दोनों परिवारों के संबंध काफ़ी अच्छे थे और दोनों परिवारों के संबंध काफ़ी अच्छे होने के कारण अनेक पत्रिकाएं उनके घर से लाई जाती थी। मतलब इनके घर में जो पत्रिका आती थी वह उन्हें दी जाती थी, उनके घर में जो आती थी वो ये ले आते थे, पिताजी पढ़ने के लिए उन्हें ले आते थे। और जब पिताजी पढ़ते तो उसके बाद अमृतलाल जी को भी उन पत्रिकाओं को पढ़ने का मौका मिल जाता था। तो इस प्रकार से ये 2 कारण हैं कि कुछ पत्रिकाएं प्रत्यक्ष उनके घर में आती थी, कुछ पत्रिकाएं शिवनाथ शर्मा जी के घर से लाई जाती थी। और इन सभी पत्रिकाओं से बचपन में ही एक साहित्य के प्रति रुचि, एक साहित्य के प्रति पसंद अमृतलाल जी के मन में निर्माण हुई है और बचपन में ही उन्हें ऐसी उच्च पत्रिकाओं को पढ़ने का मौका जो है वो प्राप्त हुआ है और उसी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव अमृतलाल जी पर पड़ा है कि आगे जाकर वे लेखक बने हैं। तीसरा कारण है पंडित माधव शुक्ल जी। पंडित माधव शुक्ल जी हिंदी रंगमंच और नाट्य साहित्य की एक बड़ी हस्ती मानी जाती है। वे पंडित माधव शुक्ल जी एक प्रकार से अमृतलाल जी के पिताजी के गुरु थे। उन्हें नाटक और रंगमंच की जानकारी देने या नाटक या रंगमंच के बारे में सिखाने के लिए वे अक्सर अमृतलाल जी के घर पर आते थे जब अमृतलाल जी छोटे थे। उस समय जब वे पंडित माधव शुक्ल आते तब 2-3 दिनों तक उनके घर में रहते
और साल में ऐसे 4-6 बार वे उनके घर में आते थे, 2-3 दिन बाद अक्सर रहकर जाते थे। ऐसी परिस्थिति में उनके व्यक्तित्व का, उनके जो कुछ लहजा है या उनका जो कुछ व्यक्तित्व है, इन सब का प्रभाव भी अमृतलाल जी पर पड़ा है। खास करके उनकी विद्वत्ता और दूसरी बात उनका कविता सुनाने का एक लहजा, क्योंकि जब भी आराम से सभी लोग होते थे तो माधव शुक्ल जी सबको कविताएं सुनाते थे, तो उनका जो कविता सुनाने का एक लहजा था, एक ढंग था, बड़ा ही मनोरंजक था, बड़ा ही एक अजीब था, और उसका काफ़ी व्यापक मात्रा में प्रभाव जो है वह अमृतलाल जी पर पड़ता था। और इसीलिए उनका भी एक प्रभाव या उनका भी आकर्षण उनके मन में निर्माण हुआ कि शायद मैं भी ऐसा कवि बन जाऊंगा या मैं भी इस प्रकार से कविता सुनाऊंगा। एक भाव एक छोटे बच्चे के मन में निर्माण होता है और वही आगे जाकर एक साहित्यकार बनवाने की दिशा में महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, अमृतलाल जी के मन में राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम की भावना निर्माण करने के दृष्टिकोण से भी माधव शुक्ल जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माधव शुक्ल जी ने जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद, जालियनवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद वहाँ की मिट्टी एक पुड़िया में बांधकर इन्हें दे दी थी और वह उनके पास काफ़ी दिनों तक थी। दूसरी बात, जालियनवाला बाग की जो एक रंगीन तस्वीर जो है वह भी पंडित माधव शुक्ल जी ने इन्हें दी थी और अनेक वर्षों तक वह उनके घर के दीवार पर लगी थी। बाद में उनके घर पर एक अंग्रेज अफसर का आना हुआ था, उस समय उस तस्वीर को निकाला गया था, लेकिन काफ़ी दिनों तक वह मिट्टी की पुड़िया और वह रंगीन तस्वीर जो है वह हमेशा अमृतलाल जी को देश प्रेम की भावना निर्माण करवाने की दृष्टि से जगाती थी, या अमृतलाल नागर जी के मन में एक देश प्रेम की भावना जो है वह निर्माण करती थी। तो इसी कारण पंडित माधव शुक्ल का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान अमृतलाल जी को लेखक बनवाने के दृष्टिकोण से माना जाता है और इसे खुद उन्होंने अत्यंत बारीकी के साथ स्वीकार किया है। अगला है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य का एक उत्कृष्ट विद्वान माना जाता है और वे एक स्कूल के, कालीचरण हाई स्कूल जो था उस कालीचरण हाई स्कूल के वे मुख्याध्यापक थे। उनका एक अलग व्यक्तित्व था, अलग व्यक्तित्व इस दृष्टिकोण से क्योंकि वे मूलतः वतनदार थे और मूलतः वतनदार होने के कारण उनका एक अलग रहन सहन था, अलग खान पान था, अलग लहजा था, क्योंकि जब भी बाहर निकलते तो हमेशा उनके पीछे पीछे उनकी एक गुड़गुड़ी थी, जो एक तंबाकू पीने का एक साधन होता है, वह गुड़गुड़ी हमेशा उनका नौकर साथ में लेकर चलता था, तो हमेशा उनके पीछे नौकर रहता। तो एक अलग अलग व्यक्तित्व था, एक अलग उनका सम्मान था और इसी सम्मान का, इसी व्यक्तित्व का प्रभाव बालक अमृतलाल जी पर पड़ा है। अक्सर वे लेखक के घर के पास एक कैनॉट प्लेस का बगीचा था और उस कैनॉट प्लेस के बगीचे में सुबह घूमने आते थे। घूमने के बाद अक्सर लेखक के घर में आते थे और लेखक के पिताजी, दादाजी, इनके साथ उनकी साहित्यिक चर्चा होती थी। तो उनके व्यक्तित्व का प्रभाव, उनके वह साथ में नौकर रहना, वह गुड़गुड़ी रहना वगैरह, इन सब का प्रभाव और उनके साहित्यिक ज्ञान का प्रभाव जो है वह भी कम अधिक मात्रा में अमृतलाल जी पर हुआ है और ये सारी घटनाएं हैं जो उन्हें प्रेरित करती रही है। अगला है पंडित ब्रजनारायण चकबस्त। पंडित ब्रजनारायण चकबस्त जो है वे एक उर्दू के प्रसिद्ध कवि है, शायर है और उनसे भी अमृतलाल जी की भेंट हुई है। उनका भी 1-2 बार अमृतलाल जी के घर आना जाना हुआ है, तो उनके व्यक्तित्व ने भी कुछ मात्रा में अमृतलाल जी को प्रभावित किया है। और फिर अगली घटना है साइमन कमीशन की। तो 1929 में हम जानते हैं कि साइमन कमीशन भारत में कुछ सुविधाएं देने हेतु आया था। उसके खिलाफ में भारत में मोर्चे, आंदोलन या एक प्रकार से उनके विरोध में जुलूस निकाले गए थे। तो ऐसा ही जुलूस यहाँ अमृतलाल नागर जी के शहर में निकला था, तब अमृतलाल जी खुद उसमें सहभागी हुए थे। लेकिन जो जुलूस में जो कुछ हालात हुई या जुलूस में जो कुछ उनके सामने मुश्किलें हुई, इन मुश्किलों के कारण या इन मुश्किलों से परेशान होकर उन्होंने एक गीत लिखा था, कबलो लाठी खाया करो, क्योंकि जो जुलूस अंग्रेज़ों के खिलाफ निकाला गया था उस जुलूस बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ आई थी। आगे से अंग्रेजी सेना या अंग्रेजी पुलिस ने भीड़ पर लाठियाँ
बरसाई थी, पीछे से जो लोग आगे धकेल रहे थे और लगभग 5-6 मील का ये सारी भीड़ थी। तो इसमें बीच वाले लोगों की काफ़ी मुश्किल थे और अमृतलाल जी बीच में थे। तो घर आने के बाद जो एक मनस्थिति, उदासीन मानसिकता निर्माण हुई, उसको लेकर उन्होंने एक कविता लिखी थी, कबलो लाठी खाया करो। तो वो भी काफ़ी प्रसिद्ध रही थी। तो इस प्रकार से मतलब वो बाद में प्रकाशित भी हुई थी। तो यही से उनके साहित्य जीवन की शुरुआत भी हुई, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये 5-6 घटनाएं हैं वह 1929 से पहले, मतलब अमृतलाल जी का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था और 1929 मतलब 13 वर्ष की उम्र तक आते आते ये सब कुछ, ये 5-6 घटनाएं जो है वह अमृतलाल, मतलब पत्रिकाएं पढ़ना, शिवनाथ शर्मा से घर से पत्रिकाएं लाकर पढ़ना, माधव शुक्ल का व्यक्तित्व, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का व्यक्तित्व और पंडित ब्रजनारायण चकवस्त का व्यक्तित्व और साइमन कमीशन की वह घटना, इन सभी घटनाओं से काफ़ी व्यापक मात्रा में वे प्रेरित हुए, काफ़ी व्यापक मात्रा में उन पर इन सब का प्रभाव पड़ा है। इसके बाद अब ये सारी घटनाएं, हम इसे बचपन कह सकते हैं। अब युवावस्था की घटना को देखें तो युवावस्था की घटनाओं में एक है निराला जी से भेंट, क्योंकि बाद में इनकी भेंट जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अर्थात छायावाद के प्रवर्तक, एक छायावाद के प्रमुख कवि या छायावाद के 4 स्तंभों में से एक जिन्हें हम मानते हैं, उनके साथ हुई। और निराला जी के साथ इनके बड़े अच्छे संबंध थे, बड़े घनिष्ठ संबंध थे। वैसे निराला जी के बहुत अधिक लोगों से अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि निराला का व्यक्तित्व विद्रोही था, अलग था, और इसी कारण बाकी लोग हमेशा उनका विरोध करते थे। निराला से मतलब हमेशा उनका थोड़ा सा विद्रोह रहता था। ऐसी परिस्थिति में निराला जैसे महान व्यक्तित्व के साथ, महाकवि के साथ इनके काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहे हैं और उनके व्यक्तित्व का काफ़ी मात्रा में प्रभाव इन पर भी पड़ा है। दूसरा है दुलारेलाल भार्गव, ये सुधा पत्रिका के संपादक है और सुधा के कार्यालय में हमेशा लेखक जाते थे। तो अनेक बार जब वे सुधा के कार्यालय में जाते तो इनसे मुलाकात होती थी, और जब भी इनसे मुलाकात होती थी तब वे उनके साथ साहित्यिक चर्चा करते थे, उनके साथ एक व्यापक चर्चा होती थी और इस चर्चा का लाभ भी काफ़ी व्यापक मात्रा में उन्हें मिलता था। तीसरा है रूपनारायण पांडेय। रूपनारायण पांडेय हिंदी कथा साहित्य का एक उत्कृष्ट नाम माना जाता था। तो जब से अमृतलाल जी ने कहानी लेखन शुरू किया था, कहानी लेखन शुरू करते ही वे प्रत्येक एक कहानी लिखते और कहानी लिखने के बाद वह कहानी लेकर रूपनारायण पांडेय जी के पास जाते, उन्हें वह कहानी दिखाते और उन्हें पढ़ने के लिए कहते। लेकिन रूपनारायण पांडेय अक्सर कहानी को बिना पढ़े कुछ उपदेश देते थे। उसमें से एक उपदेश जो उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण दिया था वह उपदेश था कि एक कहानी में एक ही भाव भरना चाहिए। तो उसका अमृतलाल जी ने अपने जीवन में पालन किया है, क्योंकि कहानी छोटी रचना होती है, कहानी में एक साथ अनेक भाव अगर भर दिए तो कोई भी भाव ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाता और वह कहानी अधिक प्रभावी नहीं हो पाती। तो इसी का पालन अमृतलाल जी ने करने का प्रयत्न अपने जीवन में किया है। अब ये कुछ कारण, सामान्य कारण हुए। जो सबसे बड़े कारण है, जो सबसे महत्वपूर्ण 2 कारण है, वे है एक मिश्र बंधु और दूसरा है शरद बाबू अर्थात शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। मिश्र बंधु का या मिश्र बंधु के व्यक्तित्व का काफ़ी व्यापक मात्रा में प्रभाव जो है वो नागर जी पर रहा है। मिश्र बंधु उनके शहर की एक बड़ी हस्ती थी, उनके वहाँ के जमींदार थे। तो एक उनका बड़ा सा महल होता था, महल में कुछ मसनदे सिंहासन लगाए जाते थे, उन सिंहासनों पर ये मिश्र बंधु बैठते थे। गाँव के जो लोग हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे, उन्हें अपना दुखड़ा सुनाते थे और उस पर मार्ग निकालने का काम जो है वह मिश्र बंधु करते थे। तो एक अलग उनकी शान थी, अलग शौकत थी और उनके साथ 2-4 बार अमृतलाल नागर जी की मुलाकात हुई थी। तब उनमें से जो 3 मिश्र बंधु, तो उनमें से जो श्याम बिहारी मिश्र जी थे, उस श्याम बिहारी मिश्र जी ने अमृतलाल जी से कहा था कि साहित्य को कभी टके कमाने का साधन अर्थात साहित्य को कभी पैसे कमाने का साधन नहीं समझना चाहिए। तो इस बात का पालन जो है वो काफ़ी मात्रा तक या काफ़ी हद तक अमृतलाल जी ने किया है और वे इस बारे में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानते हैं और साथ कहते कि मैंने
अपने जीवन में इसका पालन करने का प्रयत्न जो है वो किया है। तो इस प्रकार से मिश्र बंधु के व्यक्तित्व का प्रभाव जो है वह अमृतलाल जी पर रहा है। अब अंतिम कारण जो है वह है शरद बाबू अर्थात शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी। शरद बाबू जो काशी में रहते थे और साल में 1-2 बार अमृतलाल जी उनसे मिलने काशी जाते थे। जब भी अमृतलाल जी उनसे मिलने काशी जाते तो अनेक बार शरद बाबू जो है विभिन्न प्रकार के उपदेश अमृतलाल जी को करते थे। तो इन उपदेशों का अमृतलाल जी के जीवन में काफ़ी व्यापक महत्व रहा है, क्योंकि आज अमृतलाल जी एक साहित्य न बन के एक साहित्यकार बने हैं। एक जज बनने थे लेकिन जज न बनकर एक साहित्यकार बन गए हैं। इसका काफ़ी श्रेय हमें शरद बाबू को देना पड़ता है, क्योंकि शरद बाबू ही ऐसा व्यक्तित्व था जिन्हें देखकर अमृतलाल जी ने साहित्यकार बनने का निर्णय जो है एक प्रकार से लिया था। तो शरद बाबू ने उन्हें अनेक उपदेश दिए थे। एक तो सबसे पहला उपदेश उन्होंने ये दिया था कि साहित्य अगर लिखना है तो जीवन भर लिखना है। ऐसा नहीं कि केवल जवानी के दिनों में या केवल युवावस्था के दिनों में कुछ हद तक लिखा बाद में छोड़ दिया, ऐसा नहीं। लिखना है तो जीवन भर लिखते रहे, नहीं लिखना है तो अभी छोड़ दे, कुछ भी नहीं लिखना है। और तब अमृतलाल जी ने उन्हें ये हामी की थी या उन्हें इस बात से आश्वस्त किया था कि मैं जीवन भर लिखते रहूँगा, और जीवन भर आगे जाकर अमृतलाल लिखते रहे हैं। दूसरा, शरद बाबू के गुरु थे 5 कौड़ी बाबू। 5 कौड़ी बाबू ने शरद बाबू को कुछ उपदेश दिए थे। उनमें से ही कुछ उपदेश शरद बाबू जो है वह अमृत बाबू को अर्थात अमृतलाल नागर जी को भी देते हैं, जिसमें से पहला उपदेश था जो भी लिखना अपने अनुभव से लिखना। मतलब केवल कल्पना से या केवल ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखना, जो भी लिखना अपने अनुभव से लिखना, ईमानदारी से लिखना, सच्चाई से लिखना। दूसरा था जो भी लिखना वह तुरंत किसी को मत दिखाना, पहले उसकी समीक्षा खुद करनी है। खुद को अगर ठीक लगा, अच्छा लगा तो बाद में दूसरों को दिखाना है। तीसरा, उन्होंने ये उपदेश दिया था कि अपने साहित्य से, अपनी कलम से किसी की निंदा या किसी की झूठी स्तुति नहीं करनी है। तो ऐसे कुछ उपदेश जो है वह शरद बाबू ने अमृत बाबू को दिए थे, और अमृतलाल जी बताते हैं कि मैंने अपने जीवन में इनका पालन करने का पूरा प्रयत्न किया है। मतलब वो एक बड़ी ईमानदारी के साथ स्वीकार करते कि शायद 100% तो मैं शायद उनका पालन नहीं कर सका हूँ, लेकिन 90% मैंने इन सारे उपदेशों का, इन सारी बातों का पालन करने का प्रयत्न जो है वो अब तक किया है। तो ये सारी घटनाएं हैं, ये सारे प्रसंग हैं, ये सारे व्यक्ति हैं जिनसे अमृतलाल जी पर एक व्यापक मात्रा में प्रभाव पड़ा है, और इनके प्रभाव से ही अमृतलाल जी एक लेखक बनकर उभरे हैं। क्योंकि वास्तव में उनके पिताजी, उनके दादाजी, जैसे शुरुआत में हमने देखा, उन्हें जज बनवाना चाहते थे, उन्हें विलायत में पढ़ाने के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन वे विलायत नहीं गए, जज नहीं बने, बल्कि एक लेखक बन गए। क्यों? तो ये सारे कारण है। मतलब पत्रिकाएं, शिवनाथ शर्मा, पंडित माधव शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पंडित ब्रजनारायण चकबस्त, साइमन कमीशन, निराला जी, दुलारीलाल भार्गव जी, रूपनारायण पांडेय, मिश्र बंधु और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये ऐसे व्यक्ति, ये ऐसी घटनाएं हैं जिनसे प्रभावित होकर अमृतलाल जी एक लेखक बन गए हैं। तो ये हुआ लेखक बनने के कारण। अब अंत में 2 छोटे मुद्दे यहाँ पर दिए गए। एक है अमृतलाल जी का अपने आप को साहित्यकार के रूप में स्थापित करते हुए जो संघर्ष उन्हें करना पड़ा, उस संघर्ष के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी 1-2 परिच्छेदों में वे देते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि 1929 से, क्योंकि उन्होंने, हमने देखा साइमन कमीशन अर्थात 1929 की वह घटना है, तब से लेकर लेखन कार्य शुरू किया था। पहले कविता लिखी, बाद में कहानियाँ लिखने लगे। कहानियाँ लिखते, अनेक जो संपादक है उनके पास कहानियाँ बेचते, फिर स्टॉल पर जाकर अनेक वो पत्रिकाएं छान मारते, लेकिन हर बार निराशा ही मिलती। अनेक बार कहानियाँ लिखते लोगों, अनेक लेखक, संपादक जो भी इनके पास भेजते, लेकिन उनकी कोई कहानी प्रकाशित नहीं हो पा रही थी। और ये सिलसिला 1-2 नहीं 4 साल चला था। मतलब 1929 से 1933 4 साल अमृतलाल जी को अपनी पहली कहानी प्रकाशित करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, और इसी संघर्ष के कारण उन्हें जीवन में काफ़ी दुख भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इसमें अनेक बार होता ये है कि दोष लेखक का नहीं होता, दोष व्यवस्था का होता है। तो अनेक संपादक, अनेक पत्रिका के जो प्रमुख होते हैं, वे बड़े लेखकों की रचनाएं प्रकाशित करवाना चाहते हैं, नवीन लेखकों की रचनाएं प्रकाशित नहीं करते। इस कारण ऐसा होता है। लेकिन इससे नाराज नहीं होना है, इससे निराश नहीं होना है, हमें अपने प्रयत्न करने हैं। और अमृतलाल जी ने भी वही किया। वो 4 साल 1929
1929 से 1933 तक लगातार कहानियाँ लिखते रहे, अपने गुरुओं से पास करते रहे, संपादकों के पास भेजते रहे, लेकिन कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। पहली सफलता प्राप्त हुई 1933 में, जब माधुरी पत्रिका में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई, और इसके बाद आगे लगातार प्रति महीने उनकी 12 कहानियां 12 महीनों में प्रकाशित हुई, और तब अमृतलाल जी एक प्रतित्यश लेखक, एक कहानीकार या कथाकार के रूप में अपने आप को उन्होंने स्थापित कर दिया है। तो इस तरह से उन्हें भी संघर्ष, मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद, काफ़ी जान पहचान अच्छी होने के बावजूद उन्हें संघर्ष करना पड़ा है, और यही बात वे सभी लेखकों को, सभी नए साहित्यकारों को बताना चाहते हैं। और अंतिम जो है वह सलाह या उपदेश। अमृतलाल जी ने अपने जीवन के आधार पर नवीन लेखकों को कुछ सलाह दी है या कुछ उपदेश दिया है। इसमें उन्होंने सबसे पहली बात तो ये बताई है कि अगर आपकी कोई रचना जल्दी से प्रकाशित नहीं हो पाती है तो नए लेखकों को नाराज नहीं होना है, निराश नहीं होना है, प्रयत्न करना है, क्योंकि शायद हो सकता है कि उनकी रचना अच्छी हो, लेकिन जो प्रकाशक है, जो संपादक है, उनकी गलती से वह रचना प्रकाश में न आए। इसके लिए अपने आप को दोष नहीं देना है, निरंतर लिखने जाना है, निरंतर प्रयास करते जाना है, एक न एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। तो एक उपदेश या एक सलाह वे देते हैं। दूसरी सलाह अमृतलाल जी देते हैं कि अपनी रचना का मूल्यांकन हमें खुद करना है। अपनी रचना का मूल्यांकन हमें खुद करना है। इसके लिए हमें देशी विदेशी भाषाओं के साहित्य को पढ़ना है, उस साहित्य को समझना है। विशेषतः जो बड़े लेखक हैं, नामी लेखक हैं, उन नामी लेखकों की रचनाओं पढ़ना है और उनके साथ हमारी तुलना करनी है कि वे कहाँ तक थी, उनके प्लस पॉइंट कौन से हैं, उनकी अच्छी बातें कौन सी है, हमारी अच्छी बातें कौन सी है, हम में क्या कमी है, उनमें क्या कमी है। उसका अगर हम थोड़ी सी तुलना करेंगे तो अपने आप हम कहाँ है, या हमारी क्या कमजोरी है, हमारी कहानी में क्या दोष है, या हमारे साहित्य में कौन सी कमियां हैं, ये हमारी समझ में आ सकता है, और जिन्हें हम सुधार करके अपनी साहित्य को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। तीसरी बात, वे अनुवाद कार्य को बताते हैं कि प्रत्येक नवीन लेखक को अनुवाद करना चाहिए, क्योंकि अनुवाद से हमारी शब्द सामर्थ्य बढ़ता है, हमारे शब्द बढ़ते हैं, व्यापक मात्रा में हमें नए नए शब्द मिलते हैं, नई नई चीज़ें प्राप्त होती है, इससे हमारी वाक्य गठन अच्छी होती है, और कुल मिलाकर हमारी अभिव्यक्ति, हमारी बात कहने का ढंग, हमारी बात कहने का लहजा अच्छा बन सकता है। इसलिए नए लेखकों को अक्सर अनुवाद कार्य व्यापक मात्रा में करना चाहिए। चौथी बात ये बताते हैं कि देशी विदेशी सभी भाषाओं का साहित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अथाह है और ज्ञान व्यापक है, सभी जगह फैला है। हमें जहाँ जो ज्ञान मिलेगा वो प्राप्त करना है, क्योंकि इससे हमारा अनुभव विश्व व्यापक होगा, हम अपने आप को विस्तृत कर लेंगे, और कवि, लेखक या साहित्यकार अपने आप को जितना व्यापक बनाएगा उसका साहित्य उतना ही व्यापक होगा, उतनी ही अच्छी अच्छी घटनाएं, उतने अच्छे अच्छे प्रसंग या अच्छी कथा वो अपने साहित्य में व्यक्त कर पाएगा, और एक अच्छा साहित्य, एक उत्कृष्ट साहित्य लिख पाएगा। और अंतिम उपदेश उन्होंने ये दिया है कि हमें या लेखक को बाहरी वातावरण में घूमना है। लेखक को अपने आप को कहीं बंद करके नहीं रखना है कि किसी कमरे में अपने आप को बंद कर लिया और साहित्य लिखता गया। इससे अमृतलाल जी का मानना है कि हमारे विचार, हमारी धारणाएं संकुचित हो जाती है, सीमित हो जाती है, और संकुचित धारणा वाला व्यक्ति, सीमित धारणा वाला व्यक्ति कभी व्यापक नहीं बन सकता या व्यापक विचार व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए लेखक को हमेशा बाहर के वातावरण में घूमना है, वहाँ से नए नए अनुभव प्राप्त करने। जितने नए अनुभव वह प्राप्त करेगा, जितने अपने आप को विस्तृत या व्यापक बनाएगा, उसका साहित्य उतना ही व्यापक बनेगा। इस प्रकार के कुछ उपदेश जो है वह अंत में उन्होंने दिए हैं। इस प्रकार से यह आत्मकथांश है, या आत्मकथांश कहने के बजाय इसे हम आत्मपरक लेख कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एक आत्मपरक लेख है जिसका टाइटल है मैं लेखक कैसे बना। तो इसमें लेखक बनने के कारण, उनका प्रारंभिक संघर्ष और अंत में नवीन लेखकों को दिए गए संदेश या सलाह, ये सारी बातें इस लेख के अंतर्गत व्यक्त हुई है। आशा है ये सब आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।